गांव की माटी में पले बड़े बासु और जग्गी अब गांव से दूर शहर चले आए, जबकि भानु अपने माता पिता और दो बहनों के साथ गांव के पुश्तैनी मकान में रहते थे। वासु अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं, लेकिन भगवान ने उसे जीव वाचाल शक्ति दी। उससे उसके आगे अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी पानी भरते थे। छोटा जग्गी भी 12वीं पास करके उसी के साथ शहर चला गया। भानु पढ़ने में कमजोर था, तो वो गांव में ही खेती बाड़ी के काम में लगा रहा। वासु ने के साथ इलेक्ट्रीशियन का काम किया। धीरे धीरे वह इस धंधे की बारीकियों को सीख गया और फिर उसने भी एक दिन ठेकेदारी का लाइसेंस बना लिया। किस्मत ऐसी चमकी कि जल्दी ही वो क्लास 1 ठेकेदार बन गया। जग्गी पढ़ने में बहुत होशियार था। उसने शहर आकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। उसका ये काम भी चल निकला। सर्वे ऑफ इंडिया के किसी बड़े अफसर के बच्चों को भी वह ट्यूशन पढ़ाता था, तो साहब से जान पहचान हो गई। तब पढ़े लिखे की कद्र होती थी, सरकारी नौकरी भी लग ही जाती थी। एक दिन साहब ने पूछा, जग्गी बेटा नौकरी करोगे? जग्गी की तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई। उसने भी झटपट हाँ कर दी। अगले ही रोज से वो सर्वे ऑफ इंडिया में लेखा लिपिक के पद पर काम करने लगा। वासु को बिजली विभाग में दूर दराज के बड़े बड़े काम के ठेके भी मिलने लगे। उसकी पहुंच शहर के बड़े बड़े लोगों तक हो गई। एक छोटे से गांव से इतने बड़े शहर में इतनी जल्दी तरक्की पाकर वासु के तो जैसे हाव भाव ही बदल गए। कभी कभार वह गांव में पिताजी के लिए भी थोड़े पैसे भेज देता था। जग्गी की भी ट्यूशन के साथ साथ नौकरी लगने से आमद में इजाफा हो गया। दोनों लड़कों को अपने पैरों पर खड़ा देख वासु के पिता शर्मानंद ने बड़े बेटे के लिए शादी का रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। एक जगह बात बन गई, जन्म कुंडली मिलाई गई तो पंडित जी बोले, नारायण हरि सारे गुण मिल रहे हैं यजमान, बस अब तो चट मंगनी पट ब्याह कर दो लड़के का। वासु की उम्र भी शादी के लिए उपयुक्त थी। फिर शर्मानंद को 2 छोटे लड़कों और सबसे छोटी बिटिया की भी शादी की चिंता थी। इसलिए उसके बेटे भानु से वासु को चिट्ठी लिखवाकर उसके लिए रिश्ते की बात तय करने की सूचना भेजी। वासु तो अब शहर के रंग ढंग में बस गया था। उसे गांव की रिश्ते नातेदारी अपनी छोटी लगने लगी। उसने अपने यार दोस्तों और साथी ठेकेदारों में अपनी छवि पैदाइशी अमीरों जैसी बताई हुई थी। इसलिए पिता का पत्र पाकर वह इस बात पर नाराज हो गया कि बिना उसे बताए हुए आखिर उसके लिए रिश्ता ढूंढने की पिताजी की हिम्मत कैसे हो गई। लौटती डाक से ही उसने पिताजी को कड़े शब्दों में पत्र लिखकर भेजा कि उसे गांव से शादी बिल्कुल नहीं करनी है। भविष्य में उसे बिना पूछे इस तरह की गुस्ताखी हरगिज न करने की सख्त चेतावनी भी पत्र में लिखी थी। 1 सप्ताह बाद बेटे का पत्र मिला तो शर्मानंद बहुत खुश हुआ। अनपढ़ शर्मानंद पत्र लेकर घर पहुंचा और उसने भानु को पत्र पढ़ने को कहा। वासु की चिट्ठी मिलने की बात सुनकर माँ कौसी देवी और बहन कुमी बहुत खुश हुई। भानु ने चिट्ठी पढ़ना शुरू किया तो किसी को भी वासु द्वारा चिट्ठी में लिखी गई बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। शर्मानंद ने पत्र में लिखी बातें सुनकर माथा पकड़ लिया। माँ ने भानु से चिट्ठी दोबारा पढ़ने को कहा। उसे विश्वास था कि भानु से चिट्ठी पढ़ने में कोई गलती हो रही होगी, लेकिन दोबारा भी चिट्ठी में लिखे शब्दों का हूबहू उच्चारण सुनकर माँ फूट फूट कर रोने लगी। परिवार में किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वासु की मति को अचानक क्या हो गया है। क्या अब उसे अपने माँ बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं है? 1 सप्ताह ऐसे ही बीत गया। आखिर माँ का मन ना माना। उसने वासु के पिता से कहा, क्यों जी, एक बात कहूं? शर्मानंद बोले, हाँ हाँ कहो। कौसी बोली, तुम एक बार वासु को मनाने उसके पास शहर क्यों नहीं चले जाते? शर्मानंद बोला, हाँ सोच तो मैं भी यही रहा था, लेकिन जेब थोड़ी तंग है। तेरे कहने पर गांठ का पैसा होने वाली बहू के लिए गुलबंद पर लगा दिया।
अब तो वासु से खर्चे की उम्मीद भी नहीं है। 2-4 दिन रुक कर देखता हूँ, क्या पता जग्गी का ही मनी ऑर्डर आ जाए। ये सुनकर नन्ही कुमी बोली, पिताजी मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, आप उनको लेकर बड़े भाई से मिलने शहर चले जाओ। कुमी की बात सुनकर भानु बोला, चल पगली, शहर जाने के लिए पैसे नहीं रुपयों की जरूरत होती है। कुमी बोली, मेरे पास पूरे 200 रुपए गुल्लक में होंगे। पिताजी तुम चाहो तो इस गुल्लक को तोड़ कर देख लो। कुमी की बात सुनकर माँ बाप की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी बोले, रहने दे बेटी, उस मतलबी बेटे के लिए मुझे बेटी का कर्जदार नहीं बनना है। ये सुनकर माँ बोली, बाद में वापस दे देना कुमी के पैसे, घर की ही बात तो है। ऐसी मुसीबत में दिमाग में ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए। मेरे पास भी 101 रुपए पड़े रखे होंगे। मेरी मानो तो तुम कल सुबह की गाड़ी से ही देहरादून निकल जाओ। शर्मानंद बोला, तुम लोग नहीं मानते हो तो ठीक है, मैं कल सुबह शहर चला जाता हूँ, लेकिन कल शनिवार है। शनिवार के दिन घर से बच्चों के पास जाना ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा करो, मेरा थैला और जूते अभी घर से बाहर निकाल दो। इससे गिनती शुक्रवार के दिन की ही होगी। पौसी ने झटपट शर्मानंद के जरूरी कपड़े और सामान एक थैले में डाला। दोनों बच्चों के लिए घर के खाने पीने की जरूरी चीजें भी दूसरे थैले में पैक कर दिया। शर्मानंद को रात भर नींद न आई। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसने स्नान ध्यान किया और सुबह की बस से वासु से मिलने वे शहर की ओर निकल पड़ा। वासु ने अपने यार दोस्तों को बताया हुआ था कि उनका परिवार तो अंग्रेजों के समय से ही गांव में मालदार है। गांव में आज भी उनके नौकर चाकर और हलवाई घर और खेती बाड़ी का काम करते हैं। जग्गी को भी उसने यही समझाया था कि कोई पूछे तो ऐसा ही सब कुछ बताया करो। लेकिन वासु नहीं जानता था कि इंसान की पोल जब खुलती है तो उस पर से लोगों का विश्वास उठने में एक क्षण भी नहीं लगता। शाम का समय था। शर्मानंद वासु के पत्रों में लिखे गए पते को पूछते पूछते उसके दफ्तर पहुंच गया। उस समय वासु किसी मीटिंग के लिए अपने दफ्तर से बाहर गया हुआ था। वासु के दफ्तर के बाहर गेट पर एक वर्दीधारी आदमी बैठा था। बूढ़े शर्मानंद ने उससे पूछा, क्या वासुआनंद यहीं रहता है? बूढ़े की बात सुनकर वह वर्दीधारी आदमी बोला, आप कौन हैं? साहब को कैसे जानते हैं? बूढ़ा बोला, मैं उसका बाप हूँ। कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रहा है। बूढ़े की बात सुनकर वह वर्दीधारी बूढ़े से गौर से देखते हुए बोला, साहब तो कहीं मीटिंग में गए हैं, मैं अभी फोन से उनसे बात करके आपके आने की बात बताता हूँ। शर्मानंद की समझ में ये सब बातें नहीं आ रही थी। उसने हिचकते हुए उस वर्दीधारी से पूछा, जुगल किशोर तो होगा घर पर? उसे कहो गांव से तुम्हारे पिताजी आए। बूढ़े की बात सुनकर वर्दीधारी व्यक्ति बोला, अरे बाबूजी, ये घर नहीं, साहब का दफ्तर है। बाबूजी और उनके छोटे भाई तो पीछे कोठी में रहते हैं। चलो मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं साहब, मैं खुद चले जाऊंगा, मुझे रास्ता बता दो। अपने को साहब का पिता बताने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं को साहब कहे जाने पर गार्ड को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये व्यक्ति उसके साहब का पिता है। आप कौन हैं? शर्मानंद ने अपना थैला उठाया और गार्ड के बताए रास्ते पर निकल पड़ा। गार्ड ने बूढ़े के हाथ से थैला लिया और बूढ़े के साथ कोठी की ओर निकल पड़ा। थोड़ी ही देर में दोनों कोठी पर पहुंच गए। गार्ड ने घंटी बजाई तो कमरे से जग्गी निकल कर आया। अचानक पिताजी को दरवाजे पर देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पिताजी के पैर छुए और गार्ड को बैग अंदर ले चलने को कहा। कोठी के अंदर पहुंचते ही शर्मानंद की आंखें चौंधिया सी गई। इतना साफ सुथरा घर उसने जीवन में पहली बार देखा था। गार्ड ने जग्गी से पूछा, साहब जी, क्या बड़े साहब को फोन करके बुला लूं? जग्गी ने उसे तुरंत दफ्तर पहुंचने को कहा। उसके बाद पिताजी को चाय पानी पिलाकर इस तरह अचानक देहरादून पहुंचने का कारण पूछा। बूढ़े शर्मानंद ने डरते डरते बेटे को सारी बात बताई।
जुगल किशोर ने बड़े भाई के मामलों में हस्तक्षेप करना उचित न समझा। फिर भी पिता को सांत्वना देते हुए वो बोला, शाम को भी साहब से बात करके देख लेना, तब तक आप आराम करो। सर्मानंद घर की हर एक वस्तु को बड़े गौर से देखता और फिर उसके बारे में छोटे बच्चों जैसी जिज्ञासा भाव से जग्गी को पूछता, बेटा ये तो बहुत महंगा होगा। जुगल किशोर हंसते हुए कहता, नहीं पिताजी, कोई खास महंगा भी नहीं है। शाम के करीब 7 बज चुके थे। गार्ड ने गेट से घंटी बजाई तो जग्गी गेट पर पहुंचा। उसके पीछे पीछे बूढ़ा सर्मानंद भी गेट तक पहुंच गया। गार्ड ने ऑफिस की चाबी जग्गी को पकड़ाते हुए बताया कि साहब का फोन आया था, कह रहे थे कि रात 9 बजे तक घर आएंगे। मुझे ऑफिस बंद करने को कहकर फोन काट दिया। शायद साहब मीटिंग में बिजी होंगे। बूढ़े और जुगल किशोर को राम राम कहकर गार्ड अपने घर की ओर निकल गया। सर्मानंद ने जग्गी से पूछा, क्या बात है, वासु देर से क्यों आएगा? जग्गी ने बताया, कोई अर्जेंट काम पड़ गया होगा, तभी भाई साहब देरी से आते हैं। इसके बाद जग्गी शाम के भोजन की तैयारी में लग गया। बूढ़े सर्मानंद ने अपने थैले से माँ के हाथ से बने पकवान जग्गी को पकड़ाते हुए कहा, तेरी माँ ने ये कुछ मालपुए बनाकर दिए थे, कह रही थी बासु और जग्गी को बहुत पसंद है। जग्गी ने अनमने ढंग से थैला पकड़ते हुए कहा, ओहो पिताजी, इस सब की क्या जरूरत थी? खामख्वाह गांव से इतना बोझ ढोकर यहाँ तक लाए। सर्मानंद को जग्गी की ये बात बहुत बुरी लगी। उसकी बातों से ऐसा लगा जैसे गांव से जग्गी का दूर दूर तक कभी नाता ही न रहा हो। सर्मानंद बोले, बेटा मैं तो मना ही कर रहा था, लेकिन तेरी माँ की जिद थी। मेरे बच्चों को बचपन से ऐसी चीजें बहुत पसंद है। अब शहर में रहते हैं तो वहां भला कौन ये सब चीजें उनके लिए बनाएगा। ये कहकर बूढ़ा बरामदे में चला गया। बड़ी देर से बूढ़े सर्मानंद ने बीड़ी नहीं पी थी, इसलिए उसने अपनी जेब से गोल्डन 25 बीड़ी का बंडल और माचिस निकाली और वही मूढ़े पर बैठकर वह बीड़ी पीने लगा। बीड़ी के धुएं की गंध जैसे ही जग्गी की नाक तक पहुंची, वो भागते हुए बरामदे में आया। उसने बूढ़े से कहा, पिताजी, ये बीड़ी पीने की गंदी लत आपकी अभी तक नहीं गई? चलो अंदर चलो, किसी ने देख लिया तो कहेगा न जाने किस लेबर को आज कोठी में ठहराया हुआ है। जग्गी की बात सुनकर बूढ़े से रहा न गया। वो बोला, क्या हुआ? लेबर कह देगा तो इससे मेरी शान न घटेगी। जग्गी बेटा, मैंने जीवन भर मेहनत मजूरी करके ही तो तुम्हें पाला पोसा है। आज तुम लोग 2 पैसा क्या कमाने लगे हो कि तुम्हें अपनी इस बूढ़े बाप की ये आदतें गंदी लगने लगी है। ये कहकर बूढ़ा एक बार फिर कमरे में आ गया। कमरे में पहुंचते ही जग्गी ने पिता को महंगी सिगरेट की एक डिबिया और स्ट्रे पकड़ाते हुए कहा, पिताजी, आप व्यर्थ में नाराज हो रहे हैं। ये लीजिए, आप सिगरेट पीजिए। ये बीड़ी आजकल लेबर लोग ही पीते हैं। आपको अगर बीड़ी भी पीनी है तो इत्मीनान से यहीं बैठकर पियो। अभी थोड़ी देर में बड़े भाई साहब आ जाएंगे। यदि उन्होंने ये सब देख लिया होता तो आपके साथ आज मेरी भी खैर नहीं थी। सर्मानंद ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, अच्छा तो तू मुझे पासवानंद ठेकेदार का भी दिखा रहा है? देख जग्गी बेटा, बाप हूँ मैं तुम्हारा, पढ़ा लिखा नहीं हूँ वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारा ओछापन मैं सब समझ रहा हूँ। गांव देहात का आदमी कौन सिगरेट पीता है? अरे तुम्हें पता है कि ये बूढ़ा अब इस लत को मरते दम ही छोड़ पाएगा। फिर भी वही रोक टोक, इससे अच्छा तो अपना गांव ही है। जग्गी को अब अपनी बातों पर लज्जा सी आ गई। वो बोला, गलती हो गई पिताजी। चलो छोड़ो इन बातों को, ये बताओ कि गांव में माता जी, कुम्मी और बड़े भैया कैसे हैं? बूढ़े ने जग्गी की बातों को अनसुना करके वो बाथरूम की ओर चला गया। जग्गी शाम के भोजन की तैयारी में लग गया। थोड़ी देर बाद सर्मानंद बाथरूम से निर्वृत्त होकर किचन में चला आया। उसने जग्गी से पूछा, इस घर में तुम्हारा मंदिर कहाँ पर है? मुझे संध्या पूजन करना है। जग्गी बोला, उधर है पिताजी, सामने पर्दा हटाइए।
मंदिर सामने ही दिख जाएगा। सर्मानंद ने पर्दा हटाकर देखा तो घर के बाहर रोड के उस पार एक विशाल मंदिर दिख रहा था। बूढ़े ने फिर पूछा, क्या तुम घर में पूजा पाठ नहीं करते? जग्गी बोला, नहीं पिताजी, यहीं से हाथ जोड़ देते हैं। इतना समय भी तो नहीं मिलता, सर्मानंद बोला। तभी तुम दोनों की मति मारी जा रही हो। जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती वह नरक समान होता है। ला मुझे एक लोटे में पानी दे, मैं यहीं बैठकर पूजा कर लेता हूँ। पिताजी, लोटा तो नहीं है, यहाँ तो जग या कांच के गिलास से पानी पीते हैं। लीजिए, ये कांच का गिलास ही ले लीजिए। जग्गी बोला। सर्मानंद वहीं बैठकर संध्या वाचन करने लगा। जैसे ही संध्या पूजन से निर्वृत्त हुए, उनकी नजर जग्गी के पैरों में पहनी चमड़े की चप्पलों पर पड़ी। सर्मानंद के मुख से निकल पड़ा, थू थू थू, हे भगवान, इन लोगों ने तो मेरा भी धर्म भ्रष्ट कर दिया। रसोई घर में चमड़े की चप्पल पहनकर खाना पका रहा है। देख बेटा, मैं नहीं खाऊंगा ये खाना। अनजाने में चाय पी गया, हे भगवान, मुझे माफ करना। जग्गी यह सुनकर बड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा था कि पिताजी को अच्छा लंच करवाएगा, लेकिन मन में सोची हुई उसकी बात मन में ही रह गई। उसने फटाफट चप्पल उतारे और किचन में झाड़ू पोछा लगाकर पिताजी को कहा, पिताजी, मैंने किचन को साफ कर दिया है। दोबारा से आटा गूंथकर आपके लिए अलग से रोटी सब्जी की व्यवस्था की है। चाहो तो आप आकर देख लो। सर्मानंद ने जग्गी से कहा, ठीक है, मैंने देख लिया है। अरे परदेश में क्या आ गए कि तुम लोग अपने नियम धर्म ही भूल गए। तुम लोगों ने कभी अपनी माँ को चूल्हे पर चप्पल पहनकर खाना बनाते देखा है? जो इंसान अपनी मर्यादा को भूल जाता है वह अधर्मी हो जाता है। अपने धर्म के संस्कारों में रहना ही एक अच्छे इंसान की पहचान है। बूढ़े के उपदेश सुनकर जग्गी वापस किचन में चला गया। उसने पिताजी के लिए दोबारा भोजन तैयार किया। रात के 9 बज चुके थे, लेकिन वासु अब भी तक घर नहीं पहुंचा। तो बूढ़े ने किचन में जाकर जग्गी से पूछा, ये वासु अभी तक नहीं आया, क्या ये रोज इतनी देर से ही घर आता है? जग्गी ने बताया कि भाई साहब तो कभी कभी रात के 2 बजे तक घर पहुंचते हैं, कभी ज्यादा हो जाती है तो ऑफिस में भी रुक जाते हैं। सर्मानंद ने कहा, अच्छा, तो उसने दारू पीनी भी शुरू कर दी है? जग्गी अब सतर्क हो चुका था, इसलिए उसने पिताजी की बात का जवाब न देकर उनसे पूछा, आप सुबह से भूखे प्यासे हैं, इसलिए आप खाना खा लो। खाना परोसने से पहले उसने पिताजी से पूछा, आपके लिए खाना टेबल पर परोस दूं या बिस्तर पर बैठकर ही खाना खा लेंगे? बूढ़े ने जवाब दिया, सोचा था बहुत दिनों बाद बेटों से मुलाकात हो रही है, बैठकर एक साथ भोजन करेंगे, लेकिन उसे अपने बाप से मिलने की भी फुर्सत कहाँ है। ऐसा कहकर मेरे लिए यहीं रसोई में ही कोई चटाई बिछा दे, यहीं बैठकर मैं गर्मा गर्म 2 फुलके खा लूंगा। जग्गी ने ठीक है कहकर तुरंत वहीं पर पिताजी के लिए चटाई बिछा दी और अपने हाथों से पिताजी को गर्मा गर्म भोजन परोसा। खाना खाते खाते सर्मानंद बोले, खाना तो आप बहुत अच्छा बना लेते हो जग्गी, घर से दूर रहकर चलो ये तो सीखा तुमने। जग्गी बोला, हाँ, काम चलाने लायक बना ही लेता हूँ पिताजी। भोजन करने के बाद सर्मानंद ने बैठक में जाकर एक बीड़ी सुलगाई और बीड़ी पीकर फिर बरामदे में टहलने लगा। इस बीच वासु का फोन आया कि उसे आज मीटिंग में देर हो जाएगी, इसलिए वो भोजन कर ले। जग्गू ने वासु को पिताजी के आने की सूचना दी तो वासु ने गुस्से में फोन ही काट दिया। जग्गी ने 10 बजे तक वासु का इंतजार किया और उसके बाद उसने वासु का भोजन पैक कर के टिफिन में रख दिया और खुद भी भोजन करने लगा। सर्मानंद ने जग्गी से पूछा, क्या बात, वासु अभी तक क्यों नहीं आया? क्या आज वो रात भर काम पर ही रहेगा? जग्गी बोला, शायद आज कुछ ज्यादा ही काम होगा भाई साहब को। सर्मानंद ने एक लंबी सी सांस लेते हुए कहा, चलो ठीक है बेटा, आज तक सुना ही था कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज देख भी लिया, तू खाना खा। और हाँ, मैं सो रहा हूँ,
आज वैसे ही सोने में देर हो चुकी है। गांव में तो 8 बजे खाना खाकर इस समय में 4 नींद सो जाता था। जग्गी ने पिताजी का बिस्तर तैयार कर दिया। शर्मानंद सुबह से थका हुआ था, इसलिए उसे नींद जल्दी आ गई। जग्गी ने भोजन करने के बाद घर का काम समेटा और फिर वो भोजन का टिफिन लेकर वासु के दफ्तर की ओर जाने लगा। जैसे ही उसने बाहर जाने के लिए घर का गेट खोला, शर्मानंद की आंख खुल गई। वह बोला, कहाँ जा रहे हो जग्गी? क्या वासु आ गया? जग्गी बोला, जी नहीं पिताजी, भाई साहब का फोन आया था, शायद उन्हें देर हो जाएगी दफ्तर में, इसलिए उनका खाना वहीं पहुंचा कर आता हूँ। आप आराम करो, मैं 10 मिनट में आया। शर्मानंद बोला, ऐसा भी क्या काम उसके पास जो वो खुद आधे घंटे के लिए भी अपने बाप से मिलने नहीं आ सकता? 2 मिनट रुक, मैं अपनी धोती पहन लूं, फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगा। वो बड़ा आदमी हो गया है तो मैं ही उसे लाल साहब से मिलने आता हूँ। जहां 4 किलोमीटर दूर से चलकर आया हूँ, एक फरलांग और सही। ये कहकर बूढ़े ने अपने धोती कुर्ता पहना और हाथ में लाठी पकड़कर वो जग्गी के साथ चलने को तैयार हो गया। जग्गी ने समझाना चाहा कि इतनी रात में आप वहां कहाँ जाओगे, भाई साहब से सुबह मुलाकात कर लेना, लेकिन बूढ़े बाप ने जिद ठान ली थी कि मैं अभी वासु से मिलूंगा। जग्गी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भाई साहब इस समय होश में ना होंगे, मुझे तो बुरा भला कहेंगे ही, लेकिन अगर पिताजी ने उन्हें इस हालत में देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। जग्गी के सामने आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति थी। आखिर उसने घर से बाहर कदम निकाल ही लिए। शर्मानंद भी उसके पीछे पीछे चल दिया। दफ्तर के बाहर पहुंचते ही उसने हाथ जोड़कर धीरे से पिताजी से कहा, पिताजी आप भाई साहब से कुछ न कहना, नहीं तो आज बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। अच्छे आदमियों को इन शराबियों के मुंह नहीं लगना चाहिए। अपनी इज्जत अपने हाथ में। शर्मानंद की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जग्गी उसे ये सब क्यों कह रहा है। क्या मैं नादान हूँ या फिर इनका बाप ना होकर कोई बाहरी व्यक्ति हूँ? जग्गी ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से वासुदेव ने दरवाजा खोला और जग्गी के पीछे खड़े शर्मानंद को देखते ही वो बोला, आप कौन हैं? इस समय मेरे दफ्तर के बाहर क्या कर रहे हैं? जग्गी ने खाने का टिफिन वासु को पकड़ाते हुए कहा, भाई साहब क्या कह रहे हो? अरे पिताजी हैं, गांव से मिलने आए हैं आपको। वासु बोला, पिताजी? अरे किसके पिताजी? हमारे पिताजी इस समय गांव में अपने महल में सो रहे होंगे। लगता है पी मैंने है और नशा तुझे हो गया है। जग्गी मेरे भाई। वासु को इस स्थिति में देखकर बूढ़े का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। बूढ़े ने अपनी लाठी फटकारते हुए कहा, अरे निर्लज, शराब के नशे में अपने बूढ़े बाप को भी नहीं पहचान रहा है। बूढ़े की कड़कती आवाज सुनकर 2 अन्य नौजवान भी वासु के दफ्तर से बाहर दरवाजे तक पहुंच गए। उन्होंने वासु के हाथ से टिफिन लिया और वासु से बूढ़े का परिचय जानने के लिए पूछा, कौन है ये बूढ़ा? रात में यहाँ क्यों ठेकेदार साहब को परेशान कर रहा है? उनकी ये बात सुनकर शर्मानंद गुस्से से आग बबूला हो गया। वो बोला, क्या बात करने की तमीज नहीं सिखाई तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? अपने पिता तुल्य इंसान से ऐसी अभद्र भाषा में बात करते हो, पर तुम्हें कहूं भी तो किस मुंह से? जब अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरे को क्या कहें? वासु ने अपने यार दोस्तों से अपने घर की स्थिति ठाट बाट वाली बताई हुई थी। बूढ़े की बात सुनकर दोनों युवकों ने समझा कि शायद ये व्यक्ति वासु के साथ काम करने वाला कोई मजदूर होगा। उन्होंने वासु को कहा, सर इसका जो भी हिसाब है इसे देकर चलता करो, खामख्वाह पार्टी का मजा किरकिरा कर रहा है। ये सुनकर वासु बोला, अरे इनसे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ना जाने माता जी ने इनको यहाँ क्यों भेज दिया। पहले गांव में परेशान करते थे, अब यहाँ भी मुझे चैन से नहीं जीने दे रहे हैं। शर्मानंद ने इतना सुना तो वह गुस्से से तमतमा हुआ बोला, होश में रह नालायक, बेशर्मी की भी हद होती है। 2 पैसे क्या कमाने लगा कि अपनी औकात ही भूल गया। वासु से अब रहा ना गया। वह गुस्से में तमतमाता हुआ अंदर गया
अपने हाथ में 100 रुपए की 2 गड्डियां लेकर उसने जग्गी के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, ये लो 20,000 और दफा कर इनको मेरे सामने से। ये कहते हुए उसने अपने दोस्तों को अंदर चलने को कहा और फिर दफ्तर का दरवाजा बंद करने लगा। शर्मानंद ने उसका गिरेबान पकड़कर कहा, तू है तेरे इन कागज के कलदारों पर, तू बड़ा आदमी बन गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, आज के बाद ना मैं तेरा बाप और ना तू मेरा बेटा। जग्गी के हाथ से रुपयों की गड्डी छीनते हुए उसने वासु के चेहरे पर दे मारी। उसके बाद वहां से शर्मानंद सीधे कमरे की ओर निकल गया। जग्गी भी बड़े पिता के पीछे पीछे की ओर चल आया। घर पहुंचते ही बूढ़े ने जग्गी से कहा, मेरा थैला दे। जग्गी बेटा, अब मैं एक पल भी इस नरक में नहीं रह सकता। जग्गी ने पिता को हाथ जोड़ते हुए कहा, पिताजी, मैंने आपको पहले ही वहां चलने के लिए मना किया था। भाई साहब का ऊंची सोसाइटी के लोगों के साथ रोज का ही उठना बैठना है। अक्सर वे जब भी ज्यादा पी लेते हैं अपने दफ्तर में ही सो जाते हैं। उन्होंने आपसे जो भी कहा वो बहुत गलत था, पर शराब और पैसा चीज ऐसी है जो मान मर्यादा न देखकर स्टेटस देखते हैं। मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, इसलिए मेरे कमरे से आधी रात में लौट कर ना जाइए। सुबह होते ही मैं आपको गांव की बस में बिठा दूंगा। रात बहुत हो चुकी थी। शर्मानंद को अपने आप पर बहुत क्रोध आ रहा था कि आखिर वह यहाँ आया ही क्यों। उसकी इच्छा गांव से शादी करने की नहीं थी तो ना सही, कम से कम बाप बेटे का रिश्ता तो बना रहता। जग्गी के बार बार समझाने पर भी उसकी हट के कारण बात और अधिक बिगड़ गई। अब घर जाकर घर वाली को क्या जवाब दूंगा। कुमी कितना खुश थी मेरे घर से यहाँ आते समय। ये सोच सोचकर बूढ़ा जग्गी के सामने फूट फूट कर रोने लगा। जग्गी का मन भी इस घटना से बहुत खिन्न हुआ। वह सोच रहा था कि पहली बार पिताजी घर से हमारे पास यहाँ आए और उनके साथ जो सलूक हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर मैंने तो इन्हें रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मेरी इस घर में मानता कौन है। फिर उसने पिताजी को समझाया, आप तो जानते हैं शराब पीकर आदमी अपना विवेक खो देता है। देखना, सुबह भाई साहब खुद आपसे माफी मांगने पहुंच जाएंगे। शर्मानंद बोला, आज से उसका और मेरा नाता खत्म हो गया। तू कहता है तो मैं रात में यहाँ रुक जाता हूँ, पर सुबह 6 बजे की बस में मुझे बिठा कर आ जाना। जग्गी ने सोचा, चलो अभी तो पिताजी मान गए, सुबह तक क्या पता गुस्सा कुछ कम हो जाए। इसके बाद थोड़ी देर सामान्य बातचीत के बाद दोनों एक ही कमरे में सो गए। शर्मानंद रात भर करवटें ही बदलता रहा। उसे अपने गांव की वर्षों पुरानी निवाड़ की खटिया में जैसी नींद आती थी, वह इस महंगे बिस्तर पर नहीं आई। सुबह 5 बजे किसी ने गेट खटखटाया तो जग्गी की नींद खुली। उसने जाकर गेट खोला तो देखा वासु गेट पर खड़ा है। दोनों भाई अंदर आ गए। वासु सीधे दूसरे कमरे में चला गया, जबकि जग्गी किचन में जाकर तीनों के लिए चाय बनाने लगा। शर्मानंद की नींद तो पहले से ही खुली थी। वह उठकर टॉयलेट गया और उसके पश्चात स्नान करने लगा। जग्गी ने जाकर वासु को चाय दी। वासु ने जग्गी से कहा, जग्गी भाई, कल मैंने शराब के नशे में पिताजी को ना जाने क्या क्या कह दिया। मुझे क्षमा करना भाई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पिताजी से किस मुंह बात करूं। जग्गी ने भी वासु की ही गलती मानते हुए कहा, आपको ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। जब आपको गार्ड ने और मैंने पिताजी के आने की सूचना दे दी थी तो क्या जरूरत थी कल इतनी शराब पीने की। पिताजी पहली बार यहाँ आए और आपने उनका इतना अपमान किया कि वह तो रात में ही यहाँ से घर वापस जाने वाले थे। बेचारे कितने दुखी थे। मैंने किसी तरह उनको रात में मनाया। जग्गी की बात सुनकर वासु बोला, क्या मैंने उन्हें ज्यादा ही बुरा भला कह दिया था? मुझे तो होश नहीं था, इसलिए सारी बात याद भी नहीं है। जग्गी बोला, आपके साथ साथ आपके साथियों ने भी पिताजी से बुरा सलूक किया। मैं तो आपकी आदतों से वाकिफ हूँ, लेकिन पिताजी को तो ये सब मालूम नहीं। वासु ने पूछा, क्या अभी पिताजी सोए हैं? जग्गी बोला, अब तक सोए तो कहाँ होंगे, कह रहे थे सुबह 6 बजे की बस में वापस चला जाऊंगा।
इतनी देर में सर्मानंद ने स्नान एवं पूजा पाठ कर ली। जग्गी चाय लेकर उनके पास पहुंचा। अभी दोनों चाय पी ही रहे थे कि वासु भी सर झुकाए दबे पांव उस कमरे में पहुंच गए। पिताजी के पैर छूकर जैसे ही उसने प्रणाम करना चाहा, बूढ़े ने उसे डांटते हुए कहा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। वासु का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने पिताजी के पैर पकड़ लिए। वो बोला, पिताजी, कल मुझसे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई। मैंने नशे में आपको जो बुरा भला कहा, उसके लिए आपसे माफी मांगने आया हूँ। सर्मानंद बोला, ठेकेदार वासवानंद, तू ये समझ, कल ही तेरा बाप सर्मानंद तेरे लिए मर गया। अब तेरा मेरा कोई संबंध नहीं। सर्मानंद गरीब जरूर है, लेकिन उसकी इज्जत तुझ जैसे शराबी कबाबी से अभी भी कहीं अधिक है। दूर चले जा मेरी नजरों से। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कल रात से यह मान लिया कि अब मेरे 2 ही बेटे हैं। ऐसे नालायक बेटे का होना ना होना एक समान है। पिता की बातों में सत्यता थी। वासु अब होश में था, इसलिए उसे पिता की कही गई कठोर बातों में भी अपनापन नजर आ रहा था। वह पिता के पैरों में गिरते हुए बोला, पिताजी, एक आखिरी मौका और दे दीजिए मुझ नालायक को सुधरने का। फिर कभी ऐसी गलती करूं तो आप की जूती मेरा सर होगा। जबकि इस बात का गवाह है। सर्मानंद बोला, बेटा, बहुत घमंड है ना तुझे अपने पैसों का। अब देख, आज से तू जहां जहां जाएगा, ये बूढ़ा अनपढ़ गंवार मजदूर तेरे साथ साथ आकर हर किसी को बताएगा कि मैं ही इस नालायक वासवानंद का पिता हूँ। देखता हूँ तेरी किन किन लोगों से संगत है और कौन कौन मुझे तेरा बाप मानने से इनकार करता है। वासु ने विरोध में एक भी शब्द नहीं कहा। आज उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके जैसा आज्ञाकारी बेटा इस कलयुग में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। बूढ़े ने चाय पी और फिर जग्गी से पूछा, सच बता जग्गी, ये किसका कमरा है? जग्गी बोला, कमरा तो मैंने ही किराए पर लिया है। भाई साहब तो अधिकतर अपने काम से बाहर ही रहते हैं। कभी रात बेरात देर सवेर इधर मेरे हाल समाचार पूछने आ जाते हैं। सर्मानंद ने कहा, फिर तो ठीक है। अब मैं आज नहीं कल वापस घर जाऊंगा। इस बेशर्म को तो घर की इज्जत का ध्यान नहीं है, पर इस तरह मैं आज ही घर लौट गया तो आस पड़ोस में क्या जवाब दूंगा। जग्गी पिताजी इस निर्णय से बहुत खुश हुआ। उसे पता था कि जैसे जैसे समय बीतेगा पिताजी की नाराजगी भी कम होती जाएगी। वासु फिर चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। उसे अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जग्गी ने सभी के लिए नाश्ता तैयार किया। फिर नहा धोकर वो सामने मंदिर में माथा टेकने चला गया। अब तक वासु भी नहा धोकर तैयार हो गया था। जग्गी ने मंदिर से आने के बाद सभी के लिए नाश्ता परोसा, लेकिन वासु के पिताजी के सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जग्गी ने जानबूझकर वासु को आवाज लगाते हुए कहा, भाई साहब, नाश्ता तैयार है। पिताजी नाश्ते के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। वासु सर नीचे करके सामने लगे सोफे पर बैठकर नाश्ता करने लगा। सर्मानंद ने वासु से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तीनों ने एक साथ बैठकर भोजन अवश्य किया। जग्गी ने आज ऑफिस की छुट्टी कर ली थी, जबकि वासु नाश्ता करके अपने दफ्तर चला गया। थोड़ी देर बाद जग्गी पिताजी को बाजार घुमाने ले गया। वहां से उसने अपनी माँ, छोटी बहन और बड़े भाई भानु के लिए कपड़े खरीदे। उसने हनुमान चौक की एक दुकान से गांव के लिए कुछ जरूरी सामान भी खरीद लिया। इसके बाद दोनों वापस कमरे पर आ गए। वासु आज दफ्तर से जल्दी कमरे पर पहुंच गया। अब तक वासु ने दोपहर के भोजन की व्यवस्था कर ली थी। सर्मानंद ने देखा एक शराबी में इतनी जल्दी बदलाव। ये देखकर वो दंग रह गया। जैसे ही वो बैठक की ओर गया, वहां उसने देखा कि वहीं 2 युवक बैठे हुए हैं, जो कल रात उसे लेबर समझकर उसकी तौहीन उड़ा रहे थे। दोनों ने बूढ़े के पांव छुए तो सर्मानंद ने पूछा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। उन दोनों ने सर झुकाकर सर्मानंद से एक स्वर में कहा, अंकल जी, हम वासवानंद जी के दोस्त हैं। कल रात हमसे जो भी गलती हुई उसके लिए आपसे क्षमा मांगने आए हैं। आप हमारे दोस्त के पिता हैं तो हमारे भी पिता तुल्य हैं। प्लीज हमें माफ कर दो। बूढ़े ने उन दोनों को घुड़कते हुए कहा,
ये बात तो तुम्हें कल ही सोचनी चाहिए थी। मान लो कि मैं वासवानंद का पिता नहीं हूं, तो क्या किसी बड़े बुजुर्ग मजदूर का ऐसा ही अपमान करते हो तुम लोग? यही शिक्षा और संस्कार मिले हैं तुम लोगों को? दोनों युवकों को बड़े बूढ़े की बात सुनकर अपने पढ़े लिखे होने पर लानत सी महसूस हुई। वे बोले, अंकल जी, दरअसल ये हमारी शिक्षा प्रणाली का ही दोष है, जहाँ नैतिक मूल्यों की जगह धन और धनाढ्य का ही सम्मान करना सिखाया जाता है। दरअसल कल हमारे दोस्त वासवानंद को पूरे 10 करोड़ का एक ठेका मिला, तो सोचा थोड़ा सा जश्न मना ले। शराब के नशे में हमसे जो भी भूल चूक हुई है, हमें माफ कर दीजिए। भविष्य में ये हमारे लिए एक सबक होगा। शर्मानंद ने उन्हें चेतावनी भरे लहजे में कहा, ठीक है, आइंदा ऐसा ना हो। अपने से बड़ों की कदर करोगे तो 10 करोड़ क्या, 10 अरब के ठेके भी मिलेंगे। लेकिन पैसे के घमंड में अपनों का अपमान करोगे तो हमने बड़े बड़ों को भीख मांगते भी देखा है। बूढ़ी से माफी मांगकर जैसे ही दोनों ने जाने की अनुमति चाही, शर्मानंद बोला, खाना खाकर जाना बेटा, और हाँ, मेरी बात का बुरा ना मानना। तुम दोनों अच्छे घर के लगते हो। ये नशे की लत छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। ठीक है अंकल जी, कहकर दोनों ने पैर छूकर बूढ़े को प्रणाम किया और वहां से विदा हो गए। इसके बाद वासु ने दोपहर का भोजन परोस दिया। वासु जितना अधिक बूढ़े के नजदीक आ रहा था, दिल में उसके प्रति क्रोध धीरे धीरे कम होता जा रहा था। भोजन करते समय बूढ़े ने जग्गी से पूछा, ये खाना किसने तैयार किया है जग्गी? जग्गी बोला, क्यों, ठीक नहीं बना है क्या? वासु सिर नीचे किए हुए अब भी मौन था। उसे पता था कि उसकी दूसरी गलती से भी पर्दा उठने वाला है। भोजन का पहला कौर मुंह में डालते ही शर्मानंद बोला, भोजन बहुत अच्छा बना है, ऐसा भोजन कोई मर्द नहीं बना सकता। ये तो किसी सुसंस्कारी गृहिणी के हाथ से बना भोजन लगता है। वासु की समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी को कैसे पता चल गया कि ये भोजन किसी महिला ने बनाया है। कहीं जग्गी ने पिताजी को कोई संकेत तो नहीं दे दिया? जग्गी ने पिताजी के तर्क पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा, क्या रात का भोजन अच्छा नहीं बना था पिताजी? अच्छा बना था, लेकिन इतना अच्छा नहीं, शर्मानंद ने जवाब दिया। जब शर्मानंद ने भोजन कर लिया तो जग्गी ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए आखिर वासु का अब तक का सबसे बड़ा राज पिताजी के आगे खोल ही दिया। उसने अपनी उंगलियां चाटते हुए चटकारे लिए और पानी का गिलास गटकने के बाद इत्मीनान से कहा, पिताजी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये भोजन आपके सुपुत्र ने नहीं बनाया है, ये भोजन आपके होने वाली बहू के हाथों से तैयार हुआ है। बूढ़े को जग्गी द्वारा कही गई बात मजाक प्रतीत हुई। वो बोला, हाँ, आजकल समाज में ऐसा भी चल रहा है, बच्चे चुपचाप शादी कर देते हैं। माँ बाप को तब पता चलता है जब नाती पोते हो जाते हैं। ये सुनकर जग्गी का भय कुछ कम, आखिर उसने पिताजी को सच बताना ही उचित समझा। वो बोला, अभी बात इतनी आगे तो नहीं बढ़ी है, लेकिन आपके बड़े बेटे ने अपने लिए जीवन संगनी ढूंढ ली है। ये भोजन आपकी होने वाली बहू ने ही तैयार किया था। आपकी इजाजत हो तो सामने पड़ोस वाला मकान उनके मामा लोगों का ही है। शाम को ही उनके घर जाकर आप भी एक बार होने वाली बहू को देख लें। 4-5 महीने से वह उनके साथ ही रहती है। एमकेपी कॉलेज में कोई कोर्स करने गांव से आई। धूमाकोट के आसपास के किसी गांव की रहने वाली है। उनके भाइयों से आज सुबह आप मिल ही चुके हैं। शर्मानंद ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा, जो अपने मन का मालिक है, जिसके लिए माँ बाप का होना ना होना बराबर है, उसने रिश्ता भी ऐसे ही लोगों के घर में तो किया होगा। जग्गी बोला, आप भी तो भाई साहब के लिए किसी रिश्ते की बात करने के लिए कह रहे थे। शादी तो करनी ही है, इस रिश्ते की भी जांच परख कर लो। क्या पता आपको भी उनका घर परिवार पसंद आ जाए, तो इसमें हर्ज क्या है? शर्मानंद ने जग्गी की बात सुनी तो उसे भी उसकी बात ठीक लगी। उसने मन ही मन सोचा, आजकल के बच्चों को कोई भरोसा भी तो नहीं। हमारे ना कहने से भी यदि उन्होंने शादी कर ली तो इसमें बेइज्जती तो शर्मानंद की ही है। जैसी हवा चल रही है उसमें अब पुराने रीति रिवाजों का टिकना बहुत कठिन है।
फिर भी बूढ़े ने जग्गी से कहा, इससे कह दो पहले जन्म कुंडली मिलाई जाएगी, फिर बात आगे बढ़ाई जाएगी। लड़की देहरादून में पढ़ लिख रही है तो घर परिवार तो ठीक ही होगा। ऐसी शराबी को देखकर भी यदि उसके भाई अपनी बहन की शादी इससे करवाना चाहते हैं तो ये उनकी मर्जी है। ये सुनकर वासु की अब तक अटकी हुई सांस दिल तक पहुंच गई। एक संभावित कलह को जग्गी ने जिस तरह आसानी से सुलझा दिया, वह एक भाई ही अपने भाई के लिए कर सकता है। उसने जग्गी को दूसरे कमरे में बुलाया, फिर शाम की तैयारी के लिए दोनों के बीच विचार विमर्श हुआ। जग्गी पिताजी को नाई की दुकान पर ले गया। नाई ने बूढ़े के बाल काटकर उनकी हजामत की। वासु पिताजी के लिए नई धोती, कुर्ता, टोपी व जूते खरीद कर ले आया। लड़की के घर वालों को संदेश भिजवा दिया गया कि शाम को वासु के पिताजी होने वाले बहू को देखने आ रहे हैं। लड़की के मामा लोगों ने लड़की के गांव में फोन करके संदेश भिजवा दिया कि जमड़िया के शर्मानंद जी अपने बड़े लड़के के लिए ज्योति की बातचीत करने आ रहे हैं। इस पर लड़की के पिताजी ने स्वीकृति देते हुए कहा कि उनके लड़के के लिए तो हम लोगों ने लड़की की जन्म कुंडली पहले से ही भेजी हुई है। जन्म कुंडली मिल भी चुकी है, बस रिश्ते के लिए लड़के की हाँ करने की देरी। शर्मानंद का परिवार अच्छा है, वह बड़े नेक और सज्जन व्यक्ति हैं। हो सकता है उनको पता चला हो कि लड़की भी देहरादून में अपने मामा के घर से पढ़ाई कर रही है। अच्छा होगा लड़का लड़की भी एक दूसरे को देख लेंगे। मामा जी बोले, जीजा जी लड़का लड़की पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। नया जमाना है, अब वो पुराना समय थोड़ी ही है। चलो ये भी ठीक हुआ कि आप भी उनसे परिचित हैं, वरना कहते कि मुझसे पूछे बिना रिश्ता तय कर दिया। शाम को शर्मानंद, वासु एवं जग्गी अपने पड़ोस में रहने वाले हुकुमदेव उनियाल के घर पहुंच गए। हुकुमदेव ने बड़ा आलीशान मकान बनवा रखा था। घर पहुंचते ही पहाड़ी रीति रिवाज से शर्मानंद एवं दोनों लड़कों की खातिरदारी हुई। बातचीत से मालूम हुआ कि लड़की के पिताजी हर्षानंद अपोला के सुंदरियाल हैं। बूढ़ा ये सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि ये इष्ट देव का आशीर्वाद था कि एक सहयोग की इसी लड़की के रिश्ते की बात तो वासु के लिए चल रही थी। शर्मानंद का परिवार एक हफ्ते से इसी रिश्ते को करवाने के लिए तो परेशान था। थोड़ी ही देर में ज्योति सभी मेहमानों के लिए चाय लेकर आई। उसकी शालीनता एवं चेहरे पर शर्म का भाव ही उसके संस्कारी होने का परिचय था। ज्योति ने शर्मानंद के पैर छुए और शर्माती हुई दूसरे कमरे में चली गई। रिश्ता तो पहले से ही तय हो चुका था। शर्मानंद ने जग्गी से कहा, वह दोनों लड़के कहाँ हैं जो सुबह मुझे मिलने आए थे? जग्गी बोला, वह दोनों अपनी बहन के होने वाले ससुर से शर्मा रहे हैं। फिर रात्रि का भोजन हुआ। हुकुमदेव का पूरा परिवार भी इस संयोगपूर्ण मिलन से बहुत प्रसन्न था। मंगनी की तिथि लड़की के पिता हर्षानंद से फोन पर ही तय हो गई। उसके बाद शर्मानंद अपने दोनों लड़कों के साथ वापस जग्गी के कमरे में आ गया। कमरे में पहुंचकर बूढ़े ने वासु से पूछा, बेटा तूने चिट्ठी में जो बातें लिखी थी वह होश में लिखी थी? तेरे कारण एक सप्ताह से घर में तनाव का माहौल बना हुआ है, सब लोग परेशान हैं। जबकि ये एक खुशी की बात थी। एक बात का जीवन में हमेशा ध्यान रखो कि किसी के भी माँ बाप अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं चाहते। वासुआनंद मौन खड़ा था। उसने एक बार फिर पिताजी के पैर पकड़कर उससे क्षमा मांगी। उसके बाद जग्गी और वासु ने पिताजी से 1-2 दिन देहरादून में रुकने का आग्रह किया। शर्मानंद बोला, नहीं, मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा। घर में तुम्हारी माँ और भाई बहन को चिंता लगी होगी। वैसे भी अब सब ठीक हो गया है। ईश्वर ने चाहा तो आने वाली बसंत पंचमी के दिन इनकी मंगनी कर दूंगा। पर एक बात का ध्यान रखना, मंगनी और शादी भी गांव से ही होगी। दोनों ने पिता की ही कही बात का समर्थन किया। अगली सुबह दोनों भाई शर्मानंद को बस में बैठाने के लिए उनके साथ बस स्टेशन गए। अपनी सीट पर बैठकर शर्मानंद ने वासु और जग्गी को अपने पास बुलाकर कहा, देखो बेटा, जो हुआ सो हुआ, आगे अपनी होशियारी से काम करना। इस बात का भी ध्यान रखना कि किसी की बेटी का हाथ थामने से पहले एक इंसान को उसके भविष्य के बारे में भी सोचना जरूरी होता है। तभी कंडक्टर ने सीटी बजाकर ड्राइवर को गाड़ी चलाने का संकेत दिया। दोनों भाइयों ने पिता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और बस से नीचे उतर गए।
शाम को शर्मानंद अपने घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी एवं बच्चों को सारा हाल समाचार सुनाया। घर के सभी सदस्य इस बात से प्रसन्न थे कि वासु ने पिता की बात का मान रख दिया। शर्मानंद शहर से फल व मिठाई लेकर गया था। सारे गांव में फल और मिठाई बांटते हुए कुम्मी खुशी से झूम रही थी। इधर वासु भी इस बात से प्रसन्न था कि उसकी खुशी के लिए पिता ने उसकी सभी गलतियों को माफ कर दिया। आपको शर्मानंद जी का फैसला कैसा लगा? अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।